नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा का चेहरा बदलने के लिए काम तेज शुरू कर दिया है। यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस समय एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वो यह कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, 25 तारीख को शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति आदिवासी है और भाजपा की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ओबीसी है। आज की भाजपा की एक तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में कुछ लाइनें और जोड़ दे तो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस समय 27 ओबीसी, 12 एससी और 11 महिलाएं मंत्री है। यह वर्तमान के कुछ आंकड़े हैं और इसी कारण मैं सवाल कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भाजपा में क्या बदलाव ला रहे हैं और यह बदलाव लाने की भाजपा में क्यों जरूरत आन पड़ी है। अब मैं इस जरूरत शब्द पर बहुत ही ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और ओबीसी, दलित, एससी, एसटी ये सभी हिंदू समाज के अलग अलग वर्ग है, समुदाय है और भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति के जरिए इन सभी वर्गों और समुदाय को एक छतरी के नीचे लाने का काम काफी हद तक कर दिया है। अब जब सारा हिंदू समाज एक है तो फिर अलग अलग जातियों और वर्ग और समुदाय की इस तरह से तवज्जो देने की जरूरत क्या आन पड़ी है। यह एक सवाल है। आप गौर कीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में यह खूब चर्चा में रहा कि देश में 75 साल के आजादी के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली है। और यह भी एक सच है कि इसी के कारण ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जैसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गए। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के युग में यानी कि 1999 से 2004 तक भाजपा के पास करीब 28% वोट शेयर हुआ करता था और नंबर 2, आज भाजपा के पास 37% वोट शेयर है। इससे भी ज्यादा है वोट शेयर है, 37% से ज्यादा है। यह मैं 2019 के लोकसभा के चुनाव के आधार पर कह रहा हूं और 2014 के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 31% के करीब रहा है। यानी 5 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वोट शेयर में 7% के करीब की बढ़ोतरी हुई है, उछाल आया है। और मेरा मानना है कि 2024 के चुनाव में यह वोट शेयर कुछ हद तक बढ़ ही सकता है, घटने की तो उम्मीद दिख नहीं रही है। यह सोचने वाली बात है कि यह कमाल कैसे हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 8.5% से कुछ ज्यादा आबादी आदिवासी है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय की जो हिस्सेदारी है आबादी में 40% से ज्यादा है, जबकि मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में करीब 30% के आसपास हिस्सेदारी है और मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आदिवासी आबादी 20% से ज्यादा है। यह एक तस्वीर है। और अब एक बात समझ लीजिए, भारत में लोकसभा की कुल सीटों में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 47 सीटों में से भाजपा को 31 सीटें मिली और कांग्रेस को 4, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से में चली गई। अब दो बातों को और समझ लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इनमें से केवल 27 सीटें मिली थी और इससे पहले के चुनाव में यह वोट बैंक, ये सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी या फिर क्षेत्रीय दलों के पास हुआ करती थी। यह एक सच है। और एक और बात, लोकसभा के चुनाव में आदिवासी वोट भाजपा के पास आया है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में यह अभी भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास है। आप गौर कीजिए, गुजरात में कांग्रेस के पास 27 में से 15 सीटें हैं, राजस्थान में 25 में से 13 सीटें कांग्रेस के पास है, छत्तीसगढ़ में 29 में से 27 सीटें कांग्रेस के पास है। यानी अभी भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है और यह तो तब है जब कांग्रेस बहुत आक्रामक राजनीति कर नहीं रही है। कांग्रेस की राजनीति बड़ी चिंता में है। यह भी एक वजह है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के चेहरे को धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि 28% वोट से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है, केवल विपक्ष की राजनीति की जा सकती है। अब अंत में एक आंकड़े को और देख लीजिए। वैसे तो भारत में जातिगत
जनगणना सालों से नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट आती रहती है, तमाम सर्वे हुए हैं, तमाम सर्वे के आधार पर आंकड़े आते रहते हैं, उनके मुताबिक देश में 45 से 48% ओबीसी आबादी है। दलित और आदिवासी आबादी करीब 22.5% है और अगड़ी जातियां यानी सवर्णों की आबादी करीब 15 से 18% है। और ध्यान में रखना चाहिए कि मंडल आंदोलन से पहले ओबीसी, दलित, आदिवासी वोट कांग्रेस के पास जाया करता था, लेकिन इसके बाद ये जो वोट बैंक है, इस पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। अब भाजपा इसी वोट बैंक को 2014 के बाद से इसी वोट बैंक को अपने पास खींच रही है और इसी कारण कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की हालत खराब होती जा रही है। यह एक समझने वाली बात है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाजपा की इस राजनीति से कुछ अगड़ी जातियों के लोग ऐतराज कर सकते हैं, ऐतराज हो सकता है, उनको हो सकता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा समाज के अलग अलग वर्गों को एक साथ लाकर एक संतुलन बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा आप इस पर भी गौर कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में करीब 30 सवर्ण मंत्री है, यानी उनकी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी करीब 40% है अभी भी मौजूदा समय में। इस तरह से यह एक संतुलन की बात है जो देश की राजनीति में जरूरी है, चुनाव जीतने के लिए भी और जो विकास में पिछड़ गया उसको आगे लाने के लिए भी। यह एक गौर करने वाली बात है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम किसी भी चुनाव को लेकर बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि संदेश वहां तक पहुंच सके जहां तक पहुंचना जरूरी है। और इसी में कांग्रेस पीछे है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा पीछे है। राजनीति में हर आदमी की एक राजनीतिक कीमत होती है और यह कीमत आम आदमी को बतानी पड़ती है, तभी वो समझ में आती है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यान में रखना भी जरूरी होता है कि जो कोई वैल्यू नहीं रखता है, पॉलिटिकल वैल्यू नहीं रखता है, अगर उसकी भी पॉलिटिकल वैल्यू का ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया जाता है तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। और आप गौर कीजिए, आज देश की राजनीति में कौन है जिसकी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है और फिर भी उसका पॉलिटिकल वैल्यू का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आप जवाब जरूर दीजिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।